ओरिजिनल ड्रिफ्ट थ्योरी ज्योग्राफी में निकल के आई है, ठीक। बट मैंने कहा कि आपके सिलेबस में टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महाद्वीप। तो अब हम आते हैं सीधे विश्व के महाद्वीपों पे। वर्ल्ड का ये मैप, इसको आप गौर से देखेंगे तो यहां पे आपको 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं। 7 में कौन कौन से मैं लिख देता हूं। स्टार्ट करते हैं अपन इधर से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, तो आपको आ जाएगा कि क्या है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका है। ये 7 बड़े मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेटेड, अलग अलग हैं। वाटर बॉडीज से एक दूसरे से ये अलग अलग हैं। यदि हम इस मैप पर एक लाइन खींचे, एक ऐसी लाइन खींचे जो पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में डिवाइड करे, बिल्कुल मिड से पास हो, मध्य से पास हो, कुछ इस तरह से हम बात करें, जिसको हम अभी समझाएंगे मैं आगे आपको। लेकिन यदि आप ऐसे देखें तो ये लाइन 0 डिग्री कहलाती है और इसको हिंदी में बोलते हैं भू मध्य रेखा, इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर, ठीक। ये बिल्कुल अर्थ के मिड से पास होती है। इसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये लाइन खींचने के बाद हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे अर्थ पे 2 तरह के, बेसिकली 3 तरह के मेजर डोमेन हमारे अर्थ पे। एक जमीन है, एक पानी है और एक एटमॉस्फेयर है। लेकिन यदि हम बात केवल इसमें इस मैप के लेवल पर करें अभी हाल फिलहाल, तो हम ये देखते हैं कि हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड मास, भूमि ज्यादा है तुलनात्मक आपके वाटर बॉडीज से। और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहां पे लैंड मास कम है कंपेरेटिवली वाटर बॉडीज से। ये तो सीधा ऑब्जर्वेशन निकल के आ गया एक सरसरी निगाह से कि इक्वेटर को भी हम पास करवाएं और इक्वेटर रख के हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर देखें, तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन का दबदबा ज्यादा है, जमीन का प्रतिशत ज्यादा है और वहीं पानी का कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, जमीन कम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम इसको मिटा दूं, इसको मिटा दें। चलिए अब हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट तो निकल के आ गया इस पूरी कहानी का, एक निष्कर्ष निकल के आया लाइन खींचने के बाद कि द मेजर लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई? इसको लिख लीजिए कहीं भी, मैं जो बोल रहा हूं मैं कई जगह से आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, कई सोर्सेस एक साथ लेके आया हूं। अधिकांश जमीन का जो हिस्सा है वो कहां है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण लाइनें खींचते हैं। अब हमको, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो याद रखें कि हमारे अर्थ पे 2 तरह की लाइनों को हम ड्रॉ करते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और ये लैटिट्यूड जो होती है समानांतर रेखाएं होती हैं, ये हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। अभी तो केवल कोई वर्ड जो पढ़ रहे हैं तो बस याद रखना है कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इक्वेटर 0 डिग्री से जो आप ऊपर 90 तक जाते हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता है। तो हमें ये जो लैटिट्यूड्स है, इससे बेसिकली क्लाइमेट
की जानकारी मिलती है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूं, इसका मतलब है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। यदि कोई कहे कि मैं 60 पे हूं, तो इसका मतलब है वो टेम्परेचर कम है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह के लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ पे होते हैं, और ये हम अभी इस पर यहां पर डिजाइन करेंगे, तो ये समझ में आ गया लैटिट्यूड्स का। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे कि एक दूसरे से मिलते हैं। इक्वेटर पे एक दूसरे बहुत ज्यादा दूर होंगे और पोल्स पे आके लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं। इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक, समय टाइम को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम बाद में इसको डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से दो तरह की लाइनें होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनसे हमें वहां के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम इक्वेटर को खींच देते हैं। तो मैंने कहा था कि इक्वेटर ये पास हो रहा है यहां से। ठीक, तो इस इक्वेटर की लाइन खींचने से क्या समझ में आया कि कौन कौन से महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। आप समझ गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और सम पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक, बात समझ में आ गई। इससे हमें क्या समझ में आ गया, इससे हमें समझ में आ गया कि नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरोप कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस टाइप से। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इस लाइन को खींचने से हमें ये समझ में आ गया। क्लियर हो गया। अब यदि यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाए तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लाना है वो क्या बोल रहा है। ये लाइन को रखकर फिर बोल रहा है कि ये कंप्लीटली यहां पे। हम बात करते हैं कॉन्टेंट्स की। सबसे बड़ा कॉन्टेंट कौन सा है, एशिया। एशिया, ठीक है। एशिया जो कंटेंट है ये आपको देख रहा होगा कि ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कंटेंट है, क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 है। लेकिन एग्जाम में मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उन्होंने एशिया छोड़ के बाकी सब दिए, फिर पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया हटा दिया, फिर पूछा। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो नंबर 2 पे अफ्रीका, हम नंबर 2 पे अफ्रीका। ठीक, अब एशिया कितना लैंड एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करता है, मतलब भैया एशिया में, मतलब हम इसमें क्या देखते हैं, हम कंटेंट जब देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, उसका लैंडमास एरिया। ओके, तो यदि हम पूरे पृथ्वी का जो लैंडमास है, भूमि है, उसका देखें कितना है एशिया, तो 1/3, 1/3 कुल पृथ्वी के भूमि का, अर्थ का लैंडमास किसके पास है, एशिया के पास है। ठीक है, अब एशिया को हम ऐसे देखें तो हम समझ में आ रहा है कि एशिया कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में। कुछ पार्ट्स तो उसके ईस्ट में जा रहे हैं, अधिकांश नॉर्थ में है, बट कुछ पार्ट से लाइन गुजर रही है। अब हम आते हैं, मैंने कहा था कि अर्थ के मिड से एक लाइन खींचेंगे, क्या बोलते हैं इस लाइन को, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। यदि इस प्राइम मेरिडियन को दिमाग में रखे हैं तो एशिया, ये बताओ कि किस में आया। देखो ये पश्चिम हो गया, वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो परिभाषा, यदि हम एशिया की लोकेशन को बोलें तो हम कहते हैं कि इट कंप्लीटली लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट इट, इट कंप्लीटली लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, सही है। तो एशिया के बारे में हम क्या बोलेंगे, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, किसको दिमाग में रखेंगे तो
प्राइम मेरिडियन को, इसके ईस्ट में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा था कि यदि हम इक्वेटर लाइन खींचते हैं तो हम कुछ ऐसे हमारे एशिया के टापू हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, जिनसे लाइन पास होती है। बताओ कौन कौन से कंट्रीज हैं? एटलस खोलो, एटलस बताओ, कोई किस बात से तो बताओ कौन कौन से देश हैं जहां से गुजर रही है लाइन इन एशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कौन सा द्वीप? जावा द्वीप है, सुमात्रा है, कौन सा है? जावा है, सुमात्रा है, कौन सा है? और ये बताओ सिंगापुर जो है ये इक्वेटर के ऊपर है कि इक्वेटर के नीचे? ऊपर। ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है। सिंगापुर इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है। ये बताओ मुझे, आपने कहा कि इंडोनेशिया जो देश है उसके टापुओं से लाइन गुजरती है, तो इंडोनेशिया के कौन से टापू से लाइन गुजरती है? सुमात्रा और बोर्नियो। अच्छा, इंडोनेशिया राजधानी जावा कौन से द्वीप पे है? जावा, जावा नहीं, जकार्ता कौन से है? जावा पे, खुद ही दादी वाले जावा पे, जकार्ता। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? हाईएस्ट वर्ल्ड में किस कॉन्टिनेंट में? हाईएस्ट कहां पे? अफ्रीका में। सही है। लिख लीजिए 47 देश हैं एशिया में। 47 देश हैं, 47 देश हैं किसमें? एशिया में। हम बात करते हैं इसको, 47 देश हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको आ गई, क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तो ये देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कैसे कॉन्टिनेंट पहले एक बड़ा पार्ट हुआ करते थे, इसको पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया में ब्रेक हुआ और पेंजिया का ब्रेक होने से दो पार्ट निकले, लॉदेशिया और गोंडवाना, और लॉदेशिया और गोंडवाना फर्दर ब्रेक हुए तो आज का वर्ल्ड बना। आपको यह समझ में आ गया होगा कि एशिया का एक बड़ा हिस्सा बेसिकली नीचे गोंडवाना पार्ट है, स्पेशली इंडियन पेनिनसुला टूट के अलग हुआ, ऊपर टकराया और फिर यहां पे हिमालय अपलिफ्ट हुआ। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रमुख लाइनें खींची, अक्षांश और देशांतर। सबसे प्रमुख अक्षांश है, लैटिट्यूड है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें बताया टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक, फिर हमने देखे वर्ल्ड के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, और मैंने कहा कि सातों महाद्वीप बड़ी बड़ी वाटर बॉडी से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। चलिए यहां तक बात को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब मैं चाहता हूं कि पहले हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन भी दिखा दूं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस में आया है और मैं चाहता हूं कि यूपीपीएससी क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर होता है यूपीएससी का। यूपीएससी के बाद जो अच्छा पेपर होता है वो यूपीपीएससी का है। इधर पूछा कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया। इसलिए मैंने आपसे कंट्रीज पूछी 15 में, ये यूपीएससी मेंस में, क्योंकि वहां मेंस भी ऑब्जेक्टिव हैं तो वहां मेंस में पूछा गया है। बात समझ में आई? चलो, इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि विच एस पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एरिया वाइज भी ऐसी इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। ठीक, एरिया के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं ये कि ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी मेंस में 15 के आसपास। ठीक, क्लियर? अगला, इनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये भी पूछा गया है, 19 बहुत पुराना है, यूपीपीएससी 1992 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एलिवेशन इन द वर्ल्ड है। देखेंगे हम अब इसको, बचा भी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे
सबसे ज्यादा प्लेन है परसेंटेज वाइज, ठीक, परसेंटेज वाइज प्लेन। मतलब वो कह रहा है कि यदि उस महाद्वीप में 100% जमीन है तो उसमें से कितना परसेंट उसका प्लेन है, क्योंकि जमीन में सब कुछ आ जाएगा, जमीन में माउंटेन भी आएंगे, जमीन में प्लेटू भी आएगा, पठार भी आएगा, पर्वत भी आएंगे, और जमीन में आपका प्लेन भी आएगा। तो ये पूछा है कि उस कौन से महाद्वीप है जिसका कॉन्टिनेंट का, जिसका जो सबसे ज्यादा, जिसका प्लेन जो है टोटल एरिया ज्यादा है परसेंटेज में कॉन्टिनेंट, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, बात समझ आ रही है? 13 में पूछा गया है। लास्ट कुछ और दिखा देता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, एंडीज माउंटेन कहां पाया गया, रॉकीज कहां पाया गया, इस तरह क्वेश्चन पूछे 16 में। अब आया एमपीपीएससी, सबसे ज्यादा डेजर्ट वर्ल्ड का कहां मिलता है। ठीक, क्या आपको पता ही ये चीज है, लेकिन ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब मैं चाहता हूं वापस चलते हैं अपन अपनी कहानी पे और शुरुआत करते हैं एशिया पे। सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने कहा था कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप जुड़े हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? केवल यूराल, यूराल तो येरा नहीं, इसको बोलते हैं काकेसस माउंटेन। क्या बोलते हैं? काकेसस माउंटेन, काकेसस माउंटेन। ये काकेसस माउंटेन जो इलाका है, ये ब्लैक सी से कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है, काला सागर से कैस्पियन सी के बीच पड़ता है। इसके ऊपर का जो इलाका है वो यूरोप में आता है, और इसके नीचे का जो इलाका है वो एशिया में आता है। इस साइड से, पूर्वी साइड से यूराल पर्वत एशिया यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाता है, लेकिन इधर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में काकेसस माउंटेन सीमा बनाता है, एशिया को अलग करता है किससे? यूरोप से। बट अभी एक और कनेक्शन है, वो यहां पे, यहां पे तुर्की है, तुर्की, और यहां बाल्टिक कंट्रीज हैं। तो तुर्की बेसिकली, तुर्की ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी आता है, कुछ इसका है और कुछ यूरोप में भी आता है। बात समझ? और इसी कारण तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर भी है। नाटो बेसिकली अमेरिका और यूरोप के देशों का एक संगठन है। अभी बेसिकली कुछ कंट्रीज हैं, नॉर्डिक, नॉर्वे, फिनलैंड, ये लोग नाटो की मेंबरशिप ले रहे थे। तुर्की ने उसको लेके ऑब्जेक्शन लिया, तुर्की नाटो का मेंबर है, ठीक, तो ये देश शामिल होते नाटो के अंदर। तुर्की ने ऑब्जेक्शन लिया, तुर्की को भी हिस्सा कुछ नाटो में, उसमें यूरोप में आता है, और वो नाटो का मेंबर भी है। तो ये जो जगह है, इसको आपको एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और पता नहीं मुझे क्यों लगा ये यूपीएससी में इस बार आएगा, पीएससी में भी हंसता है, लेकिन यूपीएससी में संभावना है। इस इलाके को गौर से देखिए, यहाँ पे आपको एक, क्योंकि वैसे भी यूक्रेन संकट चल रहा है, तो यदि टीचर ने थोड़ा ज्योग्राफी करंट से जोड़ के देखी तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। ठीक, तो ये जो ब्लैक सी का पूरा मामला है, यहाँ ये ब्लैक सी है, ठीक, ये है भूमध्य सागर। आप पढ़ते हो डेली अखबारों में कि रशिया ब्लैक सी के इलाकों में बमबारी ज्यादा कर रहा है, और यूक्रेन के पास इसके कुछ इलाके हैं। तो यहां पे ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली संधि का नाम बताइए, और इन दोनों बीच में एक सागर पड़ता है, सी ऑफ मरमरा। बीच में देखो सी ऑफ मरमरा मिला है कुछ। तो आपको ये बताना है कि काला सागर से भूमध्य सागर में जाएंगे तो क्या क्या पड़ेगा यहां पे, बताइए। बॉस्फोरस जलसंधि, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, डैंडेस्टेस्ट, और फिर एजेंसी, और फिर भूमध्य सागर। ये आपको ढंग से देखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा यदि उसने करंट से जोड़ा ज्योग्राफी को। तो वैसे भी वर्ल्ड कंटेंट वाले क्वेश्चन जो है करंट से ही जुड़ के आते हैं।
यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब यदि प्रीलिम्स में आए कि एशिया को यूरोप से कौन को अलग करता है, ऑप्शन 1 यूराल पर्वत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 काकेसस पर्वत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 टर्की और मरमास सी, तो बिल्कुल सही है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, ये पूरा अलग हो गया, समझ में आ गया। ठीक, तो क्या ये एशिया का पार्ट है? और यदि पार्ट है तो इस एशिया के पार्ट में आपको पता है कि यहां पे एक देश है, नाम है इजराइल। तो क्या इजराइल एशिया में आता है? तो आता है तो इजराइल को कौन से एशिया में बोलेंगे, कौन से एशिया में आता है? ये जैसे हम आते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में हम आते हैं, तो ये कौन से में आता है? वेस्ट एशिया। ठीक है, क्लियर। यहां पे कुछ देश पड़ते हैं इधर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कौन से एशिया में आते हैं? सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये कहलाते हैं सेंट्रल एशिया। ये कहलाते हैं इजराइल वगैरह, क्या कहलाते हैं? पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया का बड़ा संकट क्या चल रहा है? इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस, लड़ाई चल रही इस पूरे इलाके में, है ना। इजराइल और कौन है साथ में? पैलेस्टाइन, है ना। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? लेकिन मान लो है तो कंबाइंड। हाँ, स्वेज नहर, स्वेज नहर, है ना, वो अफ्रीका को अलग कर रही है एशिया से। ये भी एशिया में आएगा, इसको बोलेंगे अरब प्रायद्वीप। ठीक, तो ये भी अलग कर दी, बिल्कुल सही कर, 4 चीज होंगे, 1 2 3 4, गुड, सही ऑब्जर्व कर लिया आपने, है ना। इधर भी है फिर, क्योंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो जब हम पूरी तरह बांटे एशिया को तो कुछ ऐसे बांट सकते हैं। रुकिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, इनको जोड़ दो ऐसे करके, है ना। तो ये हो गया आपका एशिया। ये बताओ, ये ईस्ट साइड में जो एशिया की बाउंड्री बना रहा है, ये कौन है? एक्टर्स बोलिए। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का आधा हिस्सा एशिया में, आधा आता है ओशियाना में। ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके आसपास के इलाके के देश ओशियाना कहलाते हैं। गॉट इट? तो ये पूरा हो गया एशिया, क्लियर हो गया, है ना। लेकिन मैंने कहा कि यूरोप और एशिया एक ही पार्ट है, तो कंबाइंड जब बोलना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे इसको? यूरेशिया। क्या बोलेंगे? यूरेशिया। ठीक, जब कंबाइंड बोलेंगे, बट जब इसे अलग कर देंगे तो ये। तो क्वेश्चन ये आता है प्रीलिम्स में कि एशिया को यूरोप से कौन को अलग करता है? तो यूराल पर्वत एक, काकेसस एक, टर्की और वहां पे सी ऑफ मरमरा एक, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर एक, और ये आपका पापुआ न्यू गिनी जो है अलग करता है। इस तरह से पूरा अलग होता है। यहां से आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले थोड़ा सा एशिया में और थोड़ा ऑब्जर्व करें क्या क्या चीजें एशिया के अंदर मिल रही हैं हमको। एक तो ये कैस्पियन सी और उसका इलाका, आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कंट्रीज कैस्पियन सी के सराउंडिंग है, क्योंकि जो सराउंडिंग है उनके पास ये एक लाभ है कि वो चाहे तो कैस्पियन सी के थ्रू नेवल ट्रांसपोर्ट, नौवहन कर सकते हैं समुद्र में, उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्शियन गल्फ, आजकल कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर है कहां? इस मैप पे कतर कहां मिलेगा, कुछ आइडिया? कहां?
पे निकला जो ऑन टाइप निकला उसके ऊपर वाला ये बोल रहे हो क्या? उसके ये तो यही है यहाँ पे बस एग्जैक्ट यही कहता है बस केवल। अच्छा, यहाँ पे कुछ देश है क्या? यमन ओमान अब यमन ओमान, ये यमन होगा मेरे ख्याल से, ये ओमान होगा, तो ये होगी गल्फ ऑफ ओमान, है क्या? इसका नाम होगा गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है। और ओमान खाड़ी से आप जाओगे पर्शियन गल्फ में, पर्शियन खाड़ी, तो इन दोनों बीच में जल संधि का नाम क्या है? कौन सा स्टेट, कौन सी जल संधि? हॉर्मुज है। इतना कंफ्यूज क्यों भाई? हॉर्मुज ही है। हॉर्मुज है ना। तो हॉर्मुज जल संधि किंग को जोड़ रही है? गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। अब इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया स्टेट, बातचीत नहीं, इन्होंने कहा जल संधि, स्टेट। क्या होती है स्टेट? नैरो वाटर बॉडी से दो बड़ी वाटर, एक नैरो वाटर चैन बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करे। जैसे ये जो है ये कनेक्ट कर रही है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, और इसलिए इसको बोलते हैं स्टेट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है क्या? नहीं, सब क्लियर कि ऑल क्लियर? आगे बढ़े, है ना। अगला है यूरोप। सबसे पहले आप देखो कि यूरोप किस लैट्यूड पे है। तो यदि अपन भाई मैप थोड़ा सा इमेजिंग करें तो ये क्लियर है कि भाई इक्वेटर पास होगा और ये 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण, इससे भी ऊपर यहां पे यहां का यूरोप पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया कि नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है यूरोप, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये एशिया के वेस्ट में पड़ता है, एशिया के वेस्ट पे। तो ये एशिया हो गया, उसके वेस्ट में हो गया, पूरब में, ठीक है। और मैंने कहा कि ऊपर की तरफ है ये, इसलिए यहां की कंडीशन कैसी होगी? फ्रीज, ठंडक ज्यादा होगी, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। हमारी अर्थ पे मैंने कहा था कि बहुत सारी लाइनें खींची आती हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं हम इनको। इसी प्रकार का एक लैटिट्यूड होता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, जो आर्कटिक के चारों तरफ फैला हुआ आर्कटिक सर्किल। कहने मतलब ये कि यूरोप से आर्कटिक सर्किल पास होता है, और आर्कटिक सर्किल जहां से पास होता है वो इलाके ठंडे इलाके माने जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब आते हैं हम यूरोप को, यदि देखें कि कितने कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो 43 कंट्रीज हैं, 43 कंट्रीज हैं, ठीक है। और यूरोप तीनों तरफ से देखो आर्कटिक सर्किल गुजर रहा है, ये डायग्राम भी मिल गया, लिखा ही हुआ है, मैं ध्यान दे पाया। देखिए आर्कटिक सर्किल गुजर रहा है यहां से, यूरोप से, ठीक। अब हम यूरोप को देखें तो ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इधर मेडिटेरियन सी, इधर इंडियन चैनल, इधर नॉर्थ सी, और इधर अंदर की तरफ फंसा हुआ है बाल्टिक सी, ठीक। बाल्टिक सी से नॉर्थ सी आने के लिए, या ये जो दिख रहा है आपको ये इलाका, इसको बोलते हैं जटलैंड।
और इसको कट किया गया है। इसमें से जो नहर निकाली गई है उसको बोलते हैं कील नहर। क्या बोलते हैं? कील कैनाल। इससे हुआ ये कि अभी पहले ऐसा ना पड़ता था, ये डिस्टेंस कम हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कहा ऊपर की स्थिति से आर्कटिक हो जाता है, ठंडी स्थिति होती है, बर्फ से सारे जो ये आपके देश हैं इनके जो कोस्ट है, तट है, जम जाते हैं। यहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता ठंडे के इलाके में। बट बाल्टिक सी जो है ये बेसिकली यही एक सी है जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। ऐसे देखो, बस नैरो पैसेज है, एक बारीक अंदर रास्ता है। इस कारण से बाल्टिक सी बहुत ऊंचे स्थान पर होने के बावजूद यहां पे बर्फ नहीं जमती है और ठंडों में भी खुला रहता है। रशिया के जो ऊपर के जितने टापू हैं, जो कोस्ट हैं, तट हैं, इस पे जो उसके पोर्ट हैं, बंदरगाह, वो सब जम जाते हैं। केवल यही एक ऐसा बंदरगाह है जो खुला रहता है। और यहां पे रशिया ने, हालांकि रशिया यहां पे मौजूद है, लेकिन रशिया ने इस इलाके में एक टापू, सॉरी, एक पोर्ट अपने पास कब्जे में ले रखा है। क्या नाम है इसका? कालिंगग्राड। कालिंगग्राड उसने खोल रखा है बाल्टिक सी में, और कालिंगग्राड के थ्रू वो ठंडों में भी अपना मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू करता है, जब उसके बाकी सारे पोर्ट जो है फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? तो कालिंगग्राड आपको मैप पे देखना है, यहां पे कालिंगग्राड होगा जो रशिया का है, बाकी सब इन देशों के हैं। ठीक, इन बाल्टिक, ये जो बाल्टिक सी है इससे लगे हुए देश हैं उनको बुलाता है बाल्टिक कंट्रीज। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बहुत चर्चा में है। आई होप कि इस बार एग्जाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये देश भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस से परेशानी में है। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये आपको देश देखने हैं, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत होनी भी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अपना चारों तरफ से वाटर बॉडी से गिरा हुआ, और जो समझाया था मैंने आपको कि आर्टिक सर्कल पास होता है, ये कंडीशन बनती है। तीसरा महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो है 54। ये एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। इस महाद्वीप से जब देखोगे से, तो ये लाइन गुजर रही है बिल्कुल उसके मध्य से, इसको बोलते हैं इक्वेटर। जीरो डिग्री बिल्कुल उसके मध्य से निकल रही है। तो हम ये कहते हैं कि यदि कोई कहे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जैसे इक्वेटर बिल्कुल पहले दो भागों बांटती है, विभाजित करती है समान भागों में, तो वह है अफ्रीका। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ये हो गया। लेकिन यदि हम एरिया वाइज देखें तो इक्वेटर के ऊपर का एरिया ज्यादा है तुलनात्मक नीचे के क्षेत्रफल से। द एरिया ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका इज मोर देन द एरिया ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे क्लियर? अफ्रीका से तीनों लाइन गुजरती हैं। एक लाइन है आपकी कर्क रेखा जो हमारे यहां से गुजरती है, तो इस रूप में अफ्रीका अपना भाई। ठीक, अफ्रीका से एक और लाइन गुजरती है, वो है मकर रेखा, वो हमारे से नहीं गुजरती, वो ऑस्ट्रेलिया गुजरती है, तो इस रूप में अपना भाई नहीं है। ठीक, इक्वेटर समझ में आई गया आपको पूरा, वहां से ये इक्वेटर लाइन पूरी कंप्लीट, ये है ना? क्लियर हो गया? तीनों लाइन पास होती हैं किसी कॉन्टिनेंट से, वो कॉन्टिनेंट कौन है? अफ्रीका। तीनों लाइन पास होने के क्या मायने हैं? इस बात को क्यों बोलते हैं अफ्रीका तीनों लाइन पास होती है? इससे क्या खूबी इसके अंदर पैदा, इस अफ्रीका महाद्वीप के नेचर में, प्रकृति में, वहां के जलवायु में कुछ परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल सी बात है, हमें पता है कि ये लाइन है
तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वर्षण आदि को तय करती है, डिसाइड करती है। ठीक, यदि किसी एक महाद्वीप से तीनों लाइन गुजर रही हैं, इट मींस ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से वहां पे काफी विविधता होगी। ठीक, हमें पता है कि सबसे बारिश कहाँ होती है? इक्वेटर पे। और इक्वेटर जब बारिश ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा और बारिश भी ज्यादा। ऐसी स्थिति में घने जंगल पैदा होते हैं। अफ्रीका का जो इक्वेटर का इलाका है, ये डेंस फॉरेस्ट के लिए मशहूर है। यहाँ कॉन्गो के डेजर्ट्स, सॉरी कॉन्गो के फॉरेस्ट मिलते हैं। बात समझ में आई? ठीक, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट। और ये जो जंगल हैं, ये इसलिए पैदा हुए क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है। इसलिए ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जहां पे हाई टेम्परेचर, हाई रेन, ये फॉरेस्ट आमतौर पे इनमें एक साथ पत्ते नहीं झड़ते, क्योंकि वैरायटी ऑफ ट्रीज, पेड़ों के जो प्रकार हैं बहुत ज्यादा होंगे इस इलाके में, और जो वैरायटी ऑफ ट्रीज होगी तो एक साथ सारे ट्रीज पत्ते नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में इनका तीसरा नाम बन जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन, हमेशा हरित, सदैव हरित वन। ठीक, बात समझ में आई? तो ये सब खूबियां यहां पैदा होती हैं। तीनों लाइन पास होने से आप देखेंगे कि जो आपका लाइन ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां से पास होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास होता है। इस कारण से बहुत डाइवर्सिटी अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका में आप देखेंगे इसी महाद्वीप के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा मिलेगा, दुनिया का एक घना जंगल कॉन्गो बेसिन मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी में आपको अर्धशुष्क, सेमी ड्राई आदि इलाके मिलेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी मिलेगी, जो दो नदियों को मिलने से बनती है, ब्लू और व्हाइट नाइल। ये नाइल नदी है, मैं दूसरी हंस दी, सॉरी, ये लो, ये नाइल है ना। ठीक, ये जाके कहां गिर रही है? भूमध्य सागर में। क्लियर हुआ? अफ्रीका में ना सिर्फ ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ पे भी डाइवर्सिटी है। ठीक, यहां पे घास के मैदान भी मिलेंगे, जंगली मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे। घास के मैदान दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका शीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आप अफ्रीका में देखेंगे ट्रॉपिकल, टेम्परेट दोनों तरह के ग्रासलैंड मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। बताइए यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से हैं? यहां पे कुछ नाम पता है किसी को? टेम्परेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आपके कॉपी में, अपने एटलस में ग्रासलैंड्स दिए होंगे, देखिए नेचुरल वेजिटेशन करके दिया होगा आगे इंडेक्स में है। वेल्ड कहां पड़ेगा? साउथ अफ्रीका में नहीं, यहाँ वेल्ड पड़ेगा। क्या है वेल्ड? ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। कैसा है ये? टेम्परेट, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न के नीचे आ रहा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान हो गया एक तरह का। और कुछ अफ्रीका में मिल रहा है ग्रासलैंड्स? सवाना किधर? इक्वेटर के ऊपर रेन फॉरेस्ट। यहां पर रेन फॉरेस्ट। सवाना कहां है? सवाना ग्रासलैंड्स कहां है? कुछ आइडिया? पीछे आपको दिए हैं, कहां है? कहां? यहां सवाना। चलो ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। कौन कौन से सागर और महासागर से घिरा है? तो ऊपर मेडिटेरियन, बगल में लाल सागर, इधर इंडियन ओशियन, नीचे अटलांटिक ओशियन और इधर अटलांटिक ओशियन। इन सब से घिरा हुआ है कौन? अफ्रीका। याद रहेगा? अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली
नदन हेमिस्फेयर में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। और नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट। अब यदि कोई कहे कि नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज कितने हैं, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में 3 ही कंट्रीज हैं, और कितने हैं, ऊपर कनाडा, बीच में अमेरिका और नीचे मैक्सिको। लेकिन ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका जो मैप है उसमें ये सब होते हैं, ये सब। यहां पे एक कैनाल है पनामा, उसको ऊपर सारे, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं आपके 23। तो थर्ड लार्जेस्ट है, नंबर ऑफ कंट्रीज 23, ठीक। किससे अलग होता है ये? अटलांटिक ओशन के माध्यम से ये यूरोप से अलग होता है, पनामा कैनाल के थ्रू साउथ अमेरिका से अलग होता है, पैसिफिक ओशन के थ्रू ये एशिया से अलग होता है, और जापान उसके बीच में बेरिंग सी है, जिससे रशिया उसके बीच में बेरिंग सी के थ्रू रशिया से अलग होता है। आर्कटिक सर्कल यहां से भी गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, ठीक। इसी के अलावा टॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैसा लगा? समझ में आया? कैसे बस ठीक चल रहा है? आपको बैठाने का उद्देश्य कुछ फायदा हुआ? मुझे पता था कि आप में से बहुत लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, हालांकि ये पीएससी प्रीलिम्स का आज से क्लास शुरू हुआ है, तो उसमें कहा आपको अभी टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन रहा है, हिस्ट्री मेरा ऑप्शन रहा है, ठीक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, और पाली रहा है। अब कोई बचा नहीं, जितना मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था जीवन ने कर लिया। उस समय 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे, उसमें जितने मैंने एक्सपेरिमेंट करने थे वो सब कर लिए, ठीक। तो ये आपके लिए फायदामंद है कि सब ऑप्शन है, तो जो चाहो से पढ़ लो, सभी में उतनी ही कमांड कर रखी है। आगे आते हैं। आगे ये कि ये जो छोटा सा हिस्सा है जिससे ये अलग होता है साउथ अमेरिका से, इसके लिए तकनीकी नाम है, उसको बोलते हैं, तकनीकी नाम क्या है? टेक्निकल नेम क्या है ज्योग्राफी में इसका? इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस ऑफ पनामा। क्या होता है इस्थमस? नैरो लैंड, तो बिगर देखो ध्यान देखो, उसमें क्या है, सिंपल सी बात है। जब 2 बड़ी वाटर बॉडीज हों, जल के भंडार हों, जैसे यहां पे है पैसिफिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन, इनके बीच में ये पतला सा नैरो लैंडमास स्ट्रिप थी, पतली एक जमीन की पट्टी थी, इसको काटा गया, काट के इसको केना बनाया गया। इस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर को बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस स्टेट नहीं, स्टेट डिफरेंट चीज हो गई, स्टेट डिफरेंट चीज है। स्टेट प्राकृतिक है, रहती है, वो वहां कट करने की जरूरत नहीं है, ये कट करके बनाया गया है। बात समझ आया? इसको कट करके बनाया गया यहां पे। ये पतली पट्टी थी, क्योंकि पहले नॉर्थ अमेरिका के इस कोस्ट से इस कोस्ट तक आने में ये ट्रेवल करना पड़ता था। ये होने से इसके इस वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट के बीच की डिस्टेंस शॉर्ट हो गई। दुनिया का एक प्रमुख, एक बिजी चैनल है ये। तो हुआ क्या होगा, इन्होंने क्या किया होगा, बेसिकली इस तरह से जो पट्टी थी पतली, जैसे ये ऐसा हो गया, तो ये इलाका पतला था, इन दोनों के बीच में पड़ गया, जिसको इन्होंने कट किया। अब कट किया तो लेकिन कितना कट कर देंगे, है तो नेचुरल वो। तो बेसिकली उसमें क्या है कि जैसे कोई शिप है तो पानी यहां ज्यादा है, फिर
मतलब ये गहराई कम है और फिर ये गहराई ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, इसमें लॉक लगे हुए हैं। लॉक लगे मतलब पानी को रोककर शिप को उसके अंदर एंटर कराते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए। जैसे लॉक लगा दिया, जैसे शिप अंदर एंटर किया, लॉक लगा दिया पीछे से, तो पानी का लेवल बढ़ गया, तो शिप तैरेगा। फिर इसी तरह से गेट लगाए गए हैं, गेटों में पानी का लेवल बढ़ता जाता है और शिप आगे मूव करता जाता है। ठीक, एक बार इन गेट्स के बारे में पूछ लिया गया एग्जाम में, कौन कौन से गेट्स हैं। ठीक, तो आप बाद में देखेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो हो गया एक आइडिया यहां पे। ठीक, यदि कोई कहे कि अमेरिका महाद्वीप को उसकी लोकेशन बताओ, तो नदर्न हेमिस्फीयर, गॉट इट। ये लाइन ऑफ जीरो खींच दी, तो ये काय में आ जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे बेरिंग सी है, बेरिंग सी दिखा है, इधर भी है। बेरिंग सी के इधर ये जो दिख रहा है कोने पे बिल्कुल शॉर्ट, ये रशिया है। ये एक जमाने में अमेरिका का पार्ट था, तो सॉरी ये रशिया का पार्ट, ये भी था, ये भी था। इसको बोलते हैं अलास्का। ये अमेरिका का 50वां प्रांत है अलास्का। ये एक जमाने में रशिया के पास ही था पूरा। रशिया का ये भी था और रशिया का ये भी था। रशिया से अमेरिका ने ले लिया और बाद में ये तेल और गैस के भंडार निकल के आए, रशिया को लॉस हुआ, अमेरिका को फायदा हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, और हमें पता है कि स्टेट क्या करती है, जलसंधि क्या करती है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाती है। तो यहां पे बेरिंग स्टेट है, जो बेरिंग सी और ऊपर मेरे ख्याल से चुक्सी सी है, देखिए, उसको मिलाती है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है आपका साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इक्वेटर के, आप देखो ये इक्वेटर है, अधिकांश इसका इक्वेटर के साउथ में है। ठीक, तो मोस्टली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, बट कंप्लीटली नहीं। अधिकांश इसका इसमें दक्षिण में, लेकिन कंप्लीटली नहीं है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में नंबर ऑफ कंट्रीज है 12, और जब इतनी छोटी यूनिट होती है तो अब आपको 12 के नाम याद रखनी चाहिए, बाकी में ना करो चल जाएगा। बट साउथ अमेरिका में जो 12 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब संख्या कम है तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक, तो एक तो हो गया इसके अंदर, नीचे अर्जेंटीना, इधर चिली, पतला दुबला चला, लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, आधी टाइप। ठीक, बोलिविया, ब्राजील, इस टाइप से, बोलिविया, ब्राजील, आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, गाना, पैराग्वे, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुला। आपको कल जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो कल मेरे को इन सबकी लोकेशन चाहिए एग्जैक्ट ऑर्डर में। ठीक, क्लियर? मैं किसी को बुला लूंगा मैं एक क्लास में और फिर बताऊंगा कि इसमें आप मुझे पैराग्वे दिखाओ लगा के, कहां है पैराग्वे, यूरुग्वे दिखाओ। कौन अटलांटिक ओशन छूते हैं, कौन पैसिफिक छूते हैं। यहां भी कुछ ऐसे देश हैं, इधर में गौर करिए, इधर कुछ ऐसे देश हैं जो अटलांटिक को छूते हैं और जो पैसिफिक को छूते हैं। वो कौन है, ये आपको एटलस पे खुद होमवर्क करना है। मैं कल किसी से पूछता हूं कौन कौन देश ऐसे हैं जो छूते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये कि जो लाइन ऑफ इक्वेटर गुजरता है वो किन किन देशों से गुजरता है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 देशों को गुजरता है। ईसीबी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टॉपिक ऑफ कैंसर, क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में किन किन देशों को जाती है।
ये सब आपको याद करना है। इसी प्रकार से आपको याद करना है कि मकर रेखा अफ्रीका में कहां कहां गुजरती है, कर्क इक्वेटर कहां कहां से गुजरती है, और साथ में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। ठीक, लाइन ऑफ कैंसर passes through how many countries of Africa, how many countries of South America, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, टॉप ऑफ कैंसर, और इसी तरह से इक्वेटर किन किन देशों को जाती है, और लास्ट में आपका कैप्रिकॉर्न। आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलिए। साउथ अमेरिका में एक बड़ी, ज्यादा बड़ा हो गया, एक पर्वतमाला है जो गुजरती है। एंडीज। कल आपका होमवर्क यह भी है कि एंडीज साउथ अमेरिका में किन किन देशों गुजरती है। ठीक, क्लियर? किन किन देशों गुजरती है एंडीज। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये उत्तर से दक्षिण में इसका फैलाव है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट स्प्रेड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए। और यहीं पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी बहती है। नाम है इसका अमेजॉन। हाँ, अमेजॉन। यह है माउथ ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन नदी का मुहाना, जब समुद्र में गिरती बोलते हैं मुहाना। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो माउथ है अमेजॉन का बिल्कुल इक्वेटर पे है, भूमध्य रेखा पे है। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी नदी का मुहाना इक्वेटर पे पड़ता है एग्जैक्टली। वो पॉइंट जहां पे वो मिलती है जाके समुद्र में, वो है आपका इक्वेटर पे, वो है अमेजॉन नदी। अमेजॉन की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो मदिरा वगैरह है, देखिएगा आप। ठीक, आगे बढ़े। आगे साउथ, अब हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इंटायरली ये घिरा हुआ है चारों तरफ से पानी से, वाटर बॉडी से। ठीक, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के पड़ता है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पासिस होती है, ठीक, पास होती है, और ये सभी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये चीज आप देखोगे किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं है। एकमात्र कॉन्टिनेंट जो कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, और हमको पता है कि यदि कोई चीज चारों तरफ से पानी से घिरी होती है तो उसको हम टापू बोलते हैं, बट ये टापू है इतना बड़ा। ठीक, तो इसको फिर अपन बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब टापू महाद्वीप, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका नीचे तरफ। अंटार्कटिका महाद्वीप इस टाइप से, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप देखेंगे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, बहुत सारे सागर। अटलांटिक ओशन जो अंटार्कटिका का जो इलाका है, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों को जोड़ दें, एरिया यूरोप का प्लस ऑस्ट्रेलिया का, उनसे ज्यादा है, ग्रेटर देन, इतना एरिया है अंटार्कटिका के पास।
ठीक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों का एरिया जोड़ दें तो इसका एरिया उनसे ज्यादा बढ़ जाता है। साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, इसके सेंटर पड़ता है साउथ पोल, ये रहा। और यहां पे अमेरिका का रिसर्च स्टेशन है अमुंडसेन स्कॉट। कल उसका पढ़ेंगे थोड़ा सा। अगला प्रश्न ये कि आपको अंटार्कटिका में इतना इंटरेस्ट क्यों, मन में आ रहा होगा क्यों बोल रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस साल संसद में इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पास किया गया है। अंटार्कटिका का जो इलाका है वहां पे सभी देशों ने एक संधि कर रखी थी, जिस संधि के तहत इस पूरे इलाके को लैंड डेडिकेटेड फॉर साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित भूमि डिक्लेयर किया गया था। लेकिन देखा गया कि जहां पे सही लैब है वहां पे लगातार अंटार्कटिका में अब काफी सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, कई सारे नुकसान पहुंच रहे हैं। तो उनको रीडिफाइन करते हुए ये नया बिल लाया गया इस साल पार्लियामेंट में और ये पास भी हो गया है। मेरा मानना है प्रीलिम्स में अंटार्कटिका पूछेगा, ठीक, इसलिए अंटार्कटिका महत्वपूर्ण है। तो कल हम शुरू करेंगे अंटार्कटिका से, उल्टा चलेंगे इस बार, ठीक, और वहां से हम देखेंगे क्या क्या चीज इसमें आती है। ये जो अंटार्कटिका है ये ओशियाना का पार्ट है। ओशियाना मतलब पूरा नीचे समुद्र के जो छोटे टापू हैं उसका पार्ट है ना। और अंटार्कटिका की जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी 1959 में। द अंटार्कटिका ट्रीटी 1 दिसंबर 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, ठीक। उसी ट्रीटी को और अभी बदल के लाया गया है कई देशों के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इंडियन अंटार्कटिक बिल हमने पास किया है। अंटार्कटिका की जमीन विज्ञान के लिए समर्पित भूमि है। भारत के 2 बड़े स्टेशन मैत्री और भारती वर्तमान में काम कर रहे हैं। यदि कोई पूछे कि 3 थे पहले, एक बंद हो गया है, वो है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री हमारा बंद हो गया है। राइट नाउ 2 एक्टिव स्टेशन हमारे, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा इस टॉपिक का पूरा हुआ है ना। क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैंने सर से निकासा को दिखा दिए है ना कि ये क्वेश्चंस थे टॉपिक से। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।